नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के लिए हमारी क्विजेस लगातार चल रही हैं और इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्विज के। इसमें आप देखिए, पूछा गया है आपसे, एक साइंस का क्वेश्चन है कि प्रोटीन कितने पोषक तत्वों में से एक है जो कि कैलोरी देते हैं। पोषक पदार्थ तो हमारे शरीर को ढेर सारे चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो हमें ऊर्जा देते हैं। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कैलोरी से प्राप्त होती है, यानी कैलोरी के रूप में ऊर्जा को नापा जाता है, ये कहने का मतलब। तो यहाँ आप बताइए कितने पोषक तत्वों में से एक है? 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जिसमें से कि प्रोटीन को भी गिना जाता है, जो कि हमें कैलोरी देते हैं। तो बाकी 2 के नाम क्या होंगे, जरा बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। इसमें आपसे पूछा गया कि प्रोटीन का मूल रूप से हमारे शरीर में काम क्या होता है, इतना हम क्यों उसे तवज्जो देते हैं? तो प्रोटीन का काम होता है रिपेयरिंग करना और ग्रोथ करना। वृद्धि भी, जो यहाँ चीजें आप देख रहे हैं ना वृद्धि की, चाहे वो बालों की वृद्धि हो, नाखून की वृद्धि हो या शरीर की वृद्धि हो, कुछ भी जो भी डेवलपमेंट की चीज है वो प्रोटीन से संभव होती है, क्योंकि कोशिका हमारे जीवन की मूल इकाई है और कोशिका की रिपेयरिंग या उसे बनाने में सक्षम यही है। ठीक, तो ये रिपेयरिंग का भी काम करता है और वृद्धि का भी काम करता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड की प्राप्ति होती है? तो एमिनो एसिड हमें प्राप्त होता है प्रोटीन से, और कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन से ही प्राप्त होता है। अगले वाले को देखते हैं, 4th। यहाँ पूछा गया कि कंडीशनल एमिनो एसिड कौन सा है, ये बताइए। तो जितने आप देख रहे हैं ना, उसमें से ऑर्जिनिन नाम का जो ये एसिड है, मतलब एमिनो एसिड, ये कंडीशनल है। ठीक है, कंडीशनल के तौर पे देखा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, आगे ब्लैंक स्पेस है कि प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है, कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का ये बढ़िया विकल्प है। तो आमतौर पे लोग मानते हैं कि जो मांसाहारी भोजन होते हैं उन्हीं से अच्छा प्रोटीन प्राप्त होता है, लेकिन शाकाहार में भी बहुत सारे ऐसे विकल्प होते हैं जिन्हें कि आप प्रोटीन का अच्छा स्रोत मान सकते हैं, और सच में वो होते हैं। तो जितनी भी फलियां होती, फलीदार पौधे होते हैं, मतलब उसमें दालें आती हैं, सोयाबीन को भी आप डाल लीजिए, और जितनी भी अन्य फलियां होती हैं वो प्रोटीन की बहुत अच्छी स्रोत मानी जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, सोयाबीन में ज्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, बहुत उच्च प्रोटीन होता है सोयाबीन में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने के लिए, एंटीबॉडी बनने के लिए, मतलब कई तरह की प्रक्रिया यहाँ कहा है, जो मसल्स होती हैं उनकी ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट के लिए, साथ में जो एंटीबॉडी है उसको जनरेट करने के लिए क्या चीज आवश्यक है? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट की जहां भी बात आएगी वहां पर आप प्रोटीन का निर्माण करेंगे, मतलब प्रोटीन को लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। गेहूं में प्रोटीन का कितना % होता है? तो गेहूं में कुछ खास प्रोटीन नहीं पाया जाता है, दालें इसका सबसे अच्छा स्रोत होती हैं, तो 12% होता है तब भी। ठीक है, अनाजों में प्रोटीन होता है तो 12% इसमें भी पाया जाता है, लेकिन वो भी चोकर युक्त गेहूं में, जो आटा होता है उसमें नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का होती है, अब इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगले वाले को देखते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन है, और ये किस चीज का वहन करने का काम करता है? इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन नाम का ये जो वर्णक है, प्रोटीन के तौर पे हम इसे देखते हैं, इसी की वजह से रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो ये ऑक्सीजन का वहन करता है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई करने का काम करता है। रक्त के साथ साथ ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाता है और वहां तक ऑक्सीजन को ले जाता है, जो कि शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक, आगे चलते हैं। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जहरीली मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा विषाक्त होती है। कारण ये होता है कि वो हीमोग्लोबिन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का एक ऐसा पदार्थ बना देती है जिससे कि ऑक्सीजन का परिवहन ही शरीर में रुक जाता है। और आप खुद समझ लीजिए कि शरीर में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो क्या होगा? मृत्यु होना तय है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशर योरकर नाम का जो रोग है वो हो जाता है। अब ये है कि कौन से प्रोटीन की कमी से क्या होता है, ये अलग चीज है, लेकिन यहाँ मोटे तौर पे अगर पूछा जाए तो जो क्वाशर कोर या क्वाशर योरकर है ये बीमारी हो जाती। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्वाइटर मतलब घेंघा रोग होता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। और एनीमिया, आपने फोलिक एसिड और विटामिन B12 की खुराक कम ली है तो उसकी वजह से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, यहाँ कहा गया कि हमारे शरीर में जो शरीर का मूल खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है उसके तौर पे हम किसे जानते हैं? प्रोटीन को जानते हैं, क्योंकि कोशिका से ही ऊतक बनते हैं, ऊतक से ही जो पूरा तंत्र है वो खड़ा होता है, मतलब अंगों का निर्माण होता है, फिर अंग तंत्र बनता है, सब कुछ जनरेट होता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? कोशिका से होती है। या आपने बायो में बहुत बेसिक चीज में पढ़ रखा होगा। और कोशिका का सबसे मूल घटक होता है प्रोटीन, इसलिए हम इसमें बी वाले को चुनते हैं, प्रोटीन। इसके बाद 13वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूटपाद यानी फाल्स फीट है जिससे कि अमीबा अपने भोजन को निगलता है? मतलब असल में वो उसका पैर नहीं होता है, वो उसका शिकार करने का यंत्र होता है। तो अमीबा की आकृति वैसे ही अनियमित होती है, उसमें अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन होता है, मतलब केंद्रक का विभाजन होता है, तो कई सारे अमीबा बन जाते हैं। प्रक्रिया होती है, आपने चित्र भी बहुत बनाए होंगे। यहाँ पर वो जो हिस्सा होता है ना, जिसे कि यहाँ फाल्स फीट कहा गया है, उसको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया कहा जाता है, इसका शब्द आप जान लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल रूप में रहता है? तो कॉलोनी बनाकर रहने वाले जो जीव है उसमें अगर आप देखें तो वॉलवॉक्स आता है। ठीक, वॉलवॉक्स नाम का जो जीव होता है ये कॉलोनी बनाकर रहता है। इसके बाद 15 को देखिए, यहाँ कहा गया कि जो वर्ग इंसेक्टा है, मतलब इंसेक्ट्स का वर्ग है जहाँ पे कीड़े मकोड़े वर्गीकृत किए गए हैं, तो इनके अंतर्गत गलत कथन की आपको पहचान करनी है। तो इसमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। 3 जोड़ी का मतलब समझ रहे हैं, 6 पैर होते हैं। जैसे भंवरे को आप देख लीजिए, 6 पैर होते हैं और इनके पैर आपस में जुड़े हुए होते हैं। सही बात है। और ये भी कहा है कि इनके कक्षीय खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन इसमें चूंकि हमें गलत चाहिए था तो गलत है सी वाला, जिसमें कहा गया है कि इसके प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर होते हैं। ये हो भी सकता है और मतलब नहीं भी हो सकता है, आवश्यक नहीं है कि हो ही। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंसेक्ट की बहुत सारी प्रजातियां हैं, मतलब बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें कि हम नहीं जानते हैं, तो ये संरचना संभव हो सकती है, लेकिन सब में होगी। यहाँ प्रत्येक कह दिया है तो इसका मतलब क्या है कि सब में ऐसा होता है, तो ये नहीं है, फिर गलत है। ठीक, बाकी सभी सही। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, यहाँ कहा गया कि फार्मा विजन 2020 कोरोना के बाद ये सामने आया, तो इसमें भारत को किस अग्रणी रूप में विकसित करने का एक कार्यक्रम है औषधि निर्माण के क्षेत्र में, जो कि इस समय की सबसे महती आवश्यकता है, दवा और टीका। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच में होता है? तो पेप्टाइड बंध जो है वो अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में बनते हैं। ठीक है, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है उसके बीच में बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उनको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा, यहाँ कहा गया कि ऐसे एमिनो एसिड जिसमें कि अधिक COOH जो समूह होते हैं, मतलब कार्बोक्सिल समूह होते हैं, उनके बदले, इस वाक्य को फिर से देख लीजिए, ऐसे अमीनो एसिड जिसमें कि अधिक कार्बोक्सिल समूह वाले के बदले NH2 समूह की उपस्थिति हो, उसको क्या कहा जाता है? तो इनको बेसिक एमिनो एसिड कहा जाता है, मतलब ये बेसिक होते हैं, इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो बेसिक होती है, उसी आधार पर इनका नाम रखा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, NH2 की तुलना में COOH जो समूह होता है ये अमीनो एसिड को अमीनो अम्ल के तौर पे जाना जाता है, मतलब इसमें इस प्रकार का जो समूह होता है जिसमें कि ज्यादा मात्रा कार्बोक्सिल समूह की होती है, मतलब मिलावट होती है, तो वहां पर अमीनो अम्ल को किस तौर पे देखेंगे, क्या होते हैं वो? तो वो न्यूट्रल होते हैं या फिर एसिडिक होते हैं? अभी आपने पीछे देखा बेसिक, ठीक है, अभी जब उसमें COOH यानी जो कार्बोक्सिल समूह है उसकी मात्रा बढ़ती है तो इससे वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी एसिडिक नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, अगैती झुलसा, अगैती अंगमारी, पछैती अंगमारी, ये किसका रोग है? तो ये पछैती झुलसा और अगैती झुलसा जो है ये आलू का रोग है। ठीक है, आलू में लग जाता है और उसे बर्बाद कर देता है। माइक्रोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी का आपको इसमें से नाम बताना है। तो बैगन का छोटा पत्ता, मतलब बैगन के पत्ते क्या होते हैं, छोटे रह जाते हैं। हालांकि ये जिंक की कमी से भी होता है, लेकिन जब माइक्रोप्लाज्मा से होने वाली बीमारी के तौर पे हम इसे देखते हैं तो वहां पौधे को नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो ये एक से दूसरे में फैल जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मक्के के उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए, मक्के के लिए उगने से पहले इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से हर्बिसाइड की सिफारिश की गई है? तो ये एट्रोजीन होता है जिसे कि वहां पे रिकमेंड किया गया है कि इसे लगाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसकी कमी के कारण फल में चटक या फटने की जो क्रिया है वो हो जाती है, मतलब फल जो है वो बड़ा तो होता है लेकिन फट जाता है।
तो ये होता है बोरॉन की कमी से। जहाँ की मिट्टी में बोरॉन की कमी होती है, आप देखेंगे कि फल तो खूब बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन जब उनका आकार एक हद से ज़्यादा बढ़ता है तो उसके बाद उसमें फट जाते हैं बीज से और बेकार हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किस कारण होती है? तो बैक्टीरिया से होती है भाई। इसके बाद अगले वाले को देखिए, आलू में ब्लैक हार्ट नाम का जो रोग है वो किसके कारण होता है? तो जब आलू को कोल्ड स्टोरेज में ले जाया जाता है और वहां पर उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आलू जो है वो कैसे हो जाते हैं? नीले पड़ जाते हैं। और ये जो कमी है ये ऑक्सीजन के भंडारण मतलब भंडारण में ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखिएगा, काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य फसल ब्रोकली सब्जियों में किस परिवार से संबंधित है? तो ब्रोकली कैसी दिखती है? गोभी जैसी। मतलब जो फूल गोभी आप यूज करते हैं तो फूल उसमें क्रीम कलर का होने की बजाय हरे रंग का होता है, तो ये गोभी के परिवार से जुड़ी हुई है। ये तो कॉमन सेंस है, मतलब आप मैच करके भी समझ सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद दिया है कि इसमें प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये गुण किस में पाया जाता है? ये गुण जो है ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स में पाया जाता है। ठीक, फाइटोन्यूट्रिएंट्स में पाया जाता है, ये इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की संतुलित आहार की जो सलाह है उसके हिसाब से अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने के लिए मतलब अस्वास्थ्यकर वजन का बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं कि जो ओवरवेट होता है उससे बचने के लिए कुल ऊर्जा का सेवन से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको अपना वजन बढ़ने से बचाना है तो आपको कितनी ऊर्जा का सेवन करना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। वो रेंज कितनी है ये आपको बताना है। तो 30% यहाँ मानक डिसाइड किया गया है, मतलब WHO के द्वारा ये तय किया गया है कि 30% से ज्यादा कुल ऊर्जा मतलब वसा के रूप में जो ऊर्जा मिल रही है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो अनावश्यक मोटापा है वो बढ़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 को देखिएगा। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? ठीक, तो इसमें आप देखकर बताइए। देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया ये प्राकृतिक है, ये तो कॉमन प्रोसेस है, आप पढ़ते ही हैं। वर्षण है ही है और वाष्पोत्सर्जन भी वही है, लेकिन विसरण की प्रक्रिया जो है ये प्राय प्रयोगशालाओं में ही देखी जाती है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक तौर पे इसे आप नहीं देख सकते। अगले वाले को देखते हैं, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये है क्या? मतलब इस शब्द या शब्द युग्म का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि ऐसी स्थिति, लैक्टोज मतलब लैक्टिक यानी दुग्ध से संबंधित कोई बात हो रही है, तो ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतें दूध के उत्पादों में मौजूद जो शर्करा होती है, देखिए दूध में शर्करा पहले से मौजूद होती है प्राकृतिक रूप से, तो उसको रिड्यूस नहीं मतलब उसे तोड़ नहीं पाती, ठीक, उसका डिसोल्यूशन नहीं कर पाती हैं, ये प्रक्रिया होती है। ये एक तरह का दोष होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब केंद्रक जो है वो कायदे से व्यवस्थित नहीं होता है। तो ये कौन सा जीव होता है? ये देखिए, इसमें बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस इनमें पाया तो जाता है लेकिन वो अल्प विकसित या अव्यवस्थित अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग के द्वारा इसे बनाया गया था, बाद में क्लोन बनाने का एक सिलसिला निकल पड़ा। इसके बाद अगले प्रश्न में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? वसा का होता है। वसा जो होती है यानी चिकनाई, उसका कैलोरीफिक मान जो है यानी ऊष्मीय मान वो सर्वाधिक होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ पर ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको एक ब्लैंक स्पेस भरना है। पहले वाक्य को देखते हैं, शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों को सही तरीके से काम करने के लिए क्या चीज की आवश्यकता होती है, मतलब कौन सा तत्व चाहिए होता है? तो पोटेशियम चाहिए होता है। पोटेशियम यहाँ चाहिए होता है जिससे कि मांसपेशियां मतलब हृदय जो है वो सही तरीके से काम कर सके। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 में आपसे कहा गया कि कौन सा स्तनपायी या स्तनधारी जीव नहीं है? तो मैमल्स कौन होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ऐसा कंगारू भी करता है। कंगारू का बच्चा जब पैदा होता है तो वो चूहे के साइज का होता है और वो धीरे धीरे अपने से ही, प्राकृतिक प्रक्रिया है, उस बच्चे को मालूम होता है कि कहाँ जाना है, वो तुरंत ही रेंगते हुए माता के ऊपर से और उसकी जो थैली आगे होती है उसमें घुस जाता है जाकर, और उसी थैली में दुग्ध ग्रंथियां होती हैं जिससे कि वो दूध पीता रहता है और उसी में बड़ा होता रहता है। तो एक उम्र तक, जब तक कि वो बाहर सरवाइव करने लायक नहीं हो जाता है, तब तक वो अपनी माता की वही जो पेट की थैली होती है उसी में मौजूद रहता है। ठीक, और हिप्पोपोटामस जो है ये आप समझ ही रहे हैं, दरियाई घोड़े की बात हो रही है, और वेल ये भी स्तनधारी है। लेकिन स्कोलियोडॉन यानी कुत्ता मछली, ये मीन है, मतलब मछली है, ये स्तनधारी जीव नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि वेल जो है वो भी नहीं है,
यहाँ पर मैमल्स यानी जो स्तनधारी जीव है उनके तौर पे आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो बैलेंस डाइट होती है उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ठीक ठाक है तो उससे अच्छी खासी ऊर्जा हमें प्राप्त हो सकती है। अगले वाले को देखते हैं 37। और 37 में आपसे कहा जा रहा है कि पत्तियों के मतलब पौधे की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है। जो पत्तियां होती हैं वो पौधे के लिए वाष्पीकरण का काम करती है, मतलब अतिरिक्त जल जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको वो भाप बनाकर उड़ा देती हैं, वायुमंडल में वो चला जाता है। अब ये प्रक्रिया उस समय जानलेवा सिद्ध हो सकती है जब पानी का अभाव हो, मतलब उस जमीन में पानी की कमी हो, वृक्ष वैसे ही पानी की कमी से जूझ रहा है और उसकी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करने लगे, तो ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है इससे पौधा सूख जाएगा, ऐसा होता भी है। तो पतझड़ के मौसम में पौधे यही तो करते हैं, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है उसके तहत वो अपनी वाष्पीकरण की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। तो यहाँ पर वो जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। अगले वाले को देखते हैं 38। और इसमें कहा गया कि पूर्णतया जड़ परजीवी का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो इसमें आप देखिए ओरोबंचे नाम का जो यहाँ परजीवी है ये जड़ परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल जड़ परजीवी नहीं है। ठीक, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। खरपतवार फेलारिस माइनर किस प्रजाति या कुल से संबंधित है। तो ये गेहूं के ही परिवार का सदस्य है, ठीक, ग्रैमिनी कुल का। और इसकी विशेषता क्या होती है, इसका पौधा एकदम गेहूं जैसा ही होता है, गेहूं का मामा इसको कहा जाता है। और ये गेहूं के खेतों में ही पैदा भी होता है, बथुए की तरह ये भी खरपतवार के तौर पे आता है। और इसके अंदर जो बालियां लगती हैं वो काली काली होती हैं और जो उससे दाना निकलता है वो रोएदार गेहूं जैसा ही होता है और उसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। तो ये गेहूं का मामा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 40। हेरोइन जो कि नशीले दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण रसायनों में से एक है, उसे किससे प्राप्त किया जाता है। तो अफीम का जो दूध होता है पोस्ता, उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये हेरोइन है, हीरोइन नहीं है। इसके बाद 41 में चलते हैं। 41 को देखिए, कपास के स्टेम एप्लीकेशन का उपयोग निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है। तो चूषक कीट का जो प्रबंधन होता है, मतलब उसे मैनेज करने का जो काम होता है उसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42। दो या दो से अधिक लोकाई के बीच में एलीलो के बीच अंतःक्रिया को किस प्रकार से जाना जाता है। तो ये एपीफाइटोसिस होता है। ठीक, एपीफाइटोसिस होता है, यहाँ आप देख लीजिए विकल्प जो है उसके तौर पे। यहाँ मिलते जुलते नाम है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एपीफाइटोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, मतलब दो लोकाई जो है वो आपस में एलीलो के बीच में अंतरक्रिया कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये एपिस्टासिस कहलाती है। प्रोसेस को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता होती है। इसके बाद 43 को देखते हैं। एक कीट की रक्त शर्करा क्या कहलाती है, ट्रेहालोज कहलाती है। ठीक, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ कीट की बात हो रही है, नहीं तो आप ग्लूकोज चुन सकते थे। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें से कौन सा नहीं है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना हो वो आपको तलाशना है। तो इसमें ध्यान से देखिए, सोडियम जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, बाकी जितने हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब कम मात्रा में पोषक पदार्थों के तौर पे चाहिए होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है। ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत इसमें से कौन सा है, टमाटर हो जाएगा। ठीक, टमाटर जो है वो ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत माना जाता है। बाकी जो है उनमें भी अम्ल पाए जाते हैं, जैसे इमली में टार्टरिक पाया जाता है, सिरके में एसिडिक पाया जाता है, आंवले में विटामिन सी एस्कार्बिक एसिड होता है, ऐसा होता है। लेकिन ऑक्जेलिक की बात हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि टमाटर में सिर्फ ऑक्जेलिक ही पाया जाता है, अन्य अम्ल भी होते हैं, लेकिन जो बहुतायत होता है उसी की चर्चा करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, इन्हें छोटी माता भी कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स। इसके बाद देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और यहाँ जो ये चेचक का टीका आप देख रहे हैं, पहले जो विदेशी डॉक्टर थे जब चेचक के टीके पर रिसर्च चल रहा था तो वो करते क्या थे, जैसे आजकल आप वैक्सीन का वेक्टर वेरिएंट देखते हैं ना, और तरह तरह के वेरिएंट वाली वैक्सीन देखते हैं। तो जैसे कोरोना वायरस है, किसी भी वायरस की वैक्सीन में यही होता है। तो उसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये ज़्यादा प्रचलित है अपने देश में। कोवैक्सीन जो है वो स्वदेशी है और कोविशील्ड बाहर से मंगाई गई है। तो कोवैक्सीन के अंदर यही प्रोसेस है, मतलब वायरस को मारने के लिए वायरस को निष्क्रिय करके या कम शक्तिशाली करके शरीर में डाला जाता है। ठीक है, और वो जो कम शक्तिशाली वायरस होता है वो अंदर ही अंदर शरीर में प्रतिरक्षा डेवलप करता है और शरीर कोरोना से लड़ने के लिए सहायक हो सकता है। ठीक, ऐसा होता है। तो वो प्रक्रिया चेचक के टीके के भी साथ होती थी। तो पहले जब टीका नहीं डेवलप हुआ था तो चेचक के रोगी का जो पस होता था उसको स्वस्थ मनुष्य के शरीर पर ऐसे रगड़ दिया जाता था परीक्षण के लिए कि देखें क्या होता है। तो बहुत से तो बेचारे मारे जाते थे चेचक से, उनको भी चेचक हो जाता था। और बहुत से ऐसे होते थे जिनके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी। तो ये सब चेचक के टीके खोजने का या अन्य टीकों को खोजने का तरीका होता है। पहले इंसान पे ही इस्तेमाल कर देते थे, आजकल चूहे बिल्लियों पर इस्तेमाल करते हैं।
पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद देखिए प्याज के छिलके आप जब उतारते हैं, मतलब प्याज छिलते हैं तो रोने लगते हैं। भाई क्यों रोते हैं? तो रोने का कारण ये नहीं होता है कि प्याज शहीद हो रही है। रोने का कारण ये होता है कि सल्फर के कुछ एसिड होते हैं जो कि प्याज और लहसुन दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन प्याज में पाया जाता है सल्फेनिक एसिड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस फे और फो का अंतर है, मतलब ए और ओ की मात्रा का अंतर है, सल्फेनिक न कि सल्फोनिक। तो ये जो सल्फोनिक एसिड होता है ये प्याज से उस समय रिलीज होता है और वो आपकी आंखों में जब घुसता है तो तेज जलन और कड़वाहट महसूस होती है और आंसू निकल आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें से कौन सा उड़ सकता है? तो भाई चिड़िया से पूछिए कि कौन उड़ेगा। हार्नबिल है, ऑस्ट्रिच है, एमू है और पेंगुइन है। बाकी जो 3 नीचे के हैं वो तेज दौड़ सकते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। बड़े बड़े पक्षी ही होते हैं लेकिन उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। हॉर्नबिल जो है ये उड़ सकता है, हॉर्नबिल ये उड़ सकता है और बहुत तेज उड़ता है और बहुत ज्यादा खाता है, 1 नंबर का पेटू होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने 49 प्रश्न हल किए। इस क्विज का अंतिम प्रश्न देखते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि एक पेड़ है और उसकी उम्र आपको पता लगानी है, तो आप कैसे लगाएंगे? तो इसमें आप वार्षिक जो उसका वलय पड़ता है 10 वर्ष के अंतराल पे या जो भी उसका गैप होता है उस पर वो पड़ता है, मतलब पेड़ का तना होता है ना, उसमें छल्ले बन जाते हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे छल्ले होते हैं। जब पेड़ कटता होगा तो आप देखते होंगे ऐसा ऐसा छल्ला होता है ना, तो उससे उम्र का पता लगाया जाता है कि पेड़ कितना पुराना हो सकता है। ये असल में परत होती है। आप पौधा लगाते हैं ना, बीज से पौधा निकलता है, तो उस समय उसकी जो डंडी रहती है, मतलब जो उसका मूल तना रहता है, आप देखिए कितना पतला रहता है, चाहे वो बरगद ही क्यों ना हो। ठीक है, बरगद का भी पतला होता है। जब वो बड़ा वृक्ष बनता है तो वही अपने आप चौड़ा हो जाता है। ये कैसे होता है? उसमें लगातार डेवलपमेंट, मतलब ऊपर लेयर्स बनती है। ठीक है, तो ये जितनी भी लेयर्स बनती हैं एक समय अंतराल के बाद वो वलय कहलाती हैं, और यही जो छल्ले होते हैं इनको गिनकर पता लगाया जाता है कि पेड़ कितना पुराना है। तो यहाँ तक हमने इस क्विज को कंप्लीट किया है और तब तक के लिए नमस्कार।